Good morning, students. Welcome back. Next video that we are going to start is chapter number third that you need to prepare for unit number fourth. Chapter's name is Mobilization of Resources for Development. Before watching this video, please go through two videos from unit number fourth that I have already uploaded on my channel. Those two videos are talking about the 5-year planning system in India. Those two videos tells you about the different 5-year plans that came in India, and it will tell you about economic planning being done in India. Economic planning की वजह से प्लानिंग कमीशन को बनाया गया. प्लानिंग कमीशन ने 5-year plans को बनाया एंड 5-year plans की क्या क्या अचीवमेंट रही, क्या क्या उसके टारगेट सेट किए गए थे एंड क्या क्या उसमें लिमिटेशंस रहीं, वो दो चैप्टर्स उसी की बात करते हैं. अब ये थर्ड चैप्टर बात करता है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट की. इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, आप पहले इस नाम को समझो, दैट इज़ मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, विच मीन्स कि डेवलपमेंट करने के लिए रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना इज़ what we mean, what we call mobilization of resources for development. डेवलपमेंट करने के लिए जब आपको पैसा चाहिए होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, उनको कहाँ से लाना है, this thing is called mobilization of resources for development, right? So you need to think from a government perspective. अगर गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, डिफरेंट प्लान्स, उनको हॉस्पिटल्स बनाने हैं, उनको रोड्स बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है एंड एजुकेशन के लिए स्कूल्स बनाने हैं एंड फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवेज़ में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ ग्रोथ करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेट्रो की कुछ ग्रोथ करनी है एंड पोस्ट ऑफिसेज, जो भी वो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट जो है वो दे रही हैं पब्लिक को, या कोई इंडस्ट्रियल सेटअप करना है, किसी गवर्नमेंट कंपनी बनानी है जो बहुत ज़रूरी है फॉर द नेशंस डेवलपमेंट, कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, जो भी गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए खर्चे करने हैं. जैसे कि हमने इंडस्ट्रीज़ में भी पढ़ा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ बैकवर्ड एरियाज़ में बनाती हैं गवर्नमेंट ताकि डेवलपमेंट हो सके बैकवर्ड एरिया की भी. वॉट एवर बी द रीज़न, पर डेवलपमेंट करने के लिए जब ये गवर्नमेंट ने 5-year प्लान्स बनाए, इन 5-year प्लान्स को फाइनेंस करने के लिए पैसा चाहिए होता है गवर्नमेंट को, एंड दैट मनी कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास, ये हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. So before I tell you anything about that, from what are the different sources from where government is getting that finances, let us just think about yourself. Let us just think yourself that what are the different sources of the finances जहाँ से गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है. So क्या लगता है आपको, गवर्नमेंट को सबसे पहला जो हमारे दिमाग में आता है दैट इज़ टैक्स. कि गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा आता है, टैक्स से आता है. एब्सोल्युटली करेक्ट, गवर्नमेंट को पैसा टैक्स से आता है, राइट. उसके अलावा गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आ रहा है, गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं वहाँ से जितना भी प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग सैलरीज टू द गवर्नमेंट, सॉरी टू द एम्प्लॉयज़ एंड आफ्टर टेकिंग ऑल द फंड्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर री इन्वेस्टमेंट, जो कि प्रॉफिट आता है वो एक गवर्नमेंट, क्योंकि ओनर है तो प्रॉफिट ओनर के पास ही जाता है, इसलिए फिर गवर्नमेंट को वहाँ से भी पैसा आता है. एंड जितनी भी रेलवेज़ हैं, पोस्ट ऑफिस हो गए, टेलीकॉम कंपनीज विच कम्स अंडर द गवर्नमेंट, MTNL एंड ऑल दीज आर गवर्नमेंट. तो ऐसी से जितना भी प्रॉफिट है बेसिकली दैट अगेन इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट अर्निंग्स. तो टैक्सेस हो गए, और ये जितना भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, पोस्ट ऑफिस, रेलवेज़, इनसे जो भी अर्निंग्स हो रही हैं गवर्नमेंट कंपनी से, ये भी गवर्नमेंट की अर्निंग्स हैं जिनसे गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है 5-year प्लानिंग प्रोजेक्ट्स, या फिर अब नीति आयोग है तो उसके प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर करने के लिए गवर्नमेंट जो पैसा लेती है वो इन्हीं चीज़ों से ले रही है. एंड टैक्सेस भी जो है, यू शुड नो दिस, द टैक्सेस आर ऑल्सो टू टाइप्स, दैट इज़ डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस वो हैं जिसमें इंसिडेंस ऑफ द टैक्स एंड बर्डन ऑफ द टैक्स लाइज ऑन द सेम पर्सन, मतलब कि उसी बंदे की जेब से पैसा जा रहा है और वही खुद पे भी कर रहा है गवर्नमेंट को. एग्जाम्पल्स आर इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेशन टैक्सेस. इन द सेम वे इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जहाँ पे इंसिडेंस एंड बर्डन दो अलग अलग लोगों के ऊपर पड़ता है, राइट. मतलब एग्जाम्पल इज GST, जहाँ पे जेब से किसी और की जा रहा है लेकिन पे कोई और कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो एंड वॉच अ मूवी, आई एम पेइंग द टैक्स ऑन द टिकट, बट दैट आई एम पेइंग दैट टू दी the person who is running that cinema hall. I'm just buying ticket from that person, so I'm paying the tax to him, but ultimately that tax is being paid and handed over to the government by that producer only and not by me. So that is your indirect taxes. GST is the biggest example of indirect tax in India.
सो बच्चे, अब हमें ये समझ आया कि गवर्नमेंट अपने जितने भी ये 5 ईयर प्लानिंग आज तक हुई है उसको स्पॉन्सर करने के लिए क्या तरीके थे। यही तरीके थे कि टैक्स से आता था, ठीक है, एंड किससे आता था, जितने भी ये गवर्नमेंट की कंपनीज चल रही हैं, पोस्ट ऑफिसेज, रेलवेज हो गए, यहाँ से पैसा आकर गवर्नमेंट जो है अपने प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर करती है। लेकिन अब आप प्लीज़ एक बारी फर्स्ट पेज पे जो मैंने लिखा है उसमें आप देखिए, उसमें बॉटम पे देखिए, वेयर आई हैव रिटन बजट, एंड उसके नीचे मैंने लिखा है GOI, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेंडिचर। अब मान लो किसी साल में ऐसा होता है, एंड एक्चुअली इट ऑलवेज हैपन कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है वो गवर्नमेंट की इनकम से कम हो जाता है ना। मान लो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 500 करोड़ आता है एंड इनकम जो है वो उसकी 400 करोड़ आ जाती है। दैट मीन्स जो डेफिसिट है दैट इज़ 100 करोड़ कम पड़ रहा है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट ने टैक्सेस से रेवेन्यू ले लिया, गवर्नमेंट कंपनी से रेवेन्यू ले लिया, ये सब मिलकर 400 करोड़ हो गए, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट के पास 100 करोड़ कम है। तो ये 100 करोड़ जो है ये गवर्नमेंट कहाँ से लाने वाली है? यहाँ पे अब क्वेश्चन अराइज होता है कि गवर्नमेंट ये 100 करोड़ कहाँ से लाने वाली है। अब ये 100 करोड़ की ज़रूरत के लिए गवर्नमेंट क्या करने वाली है? गवर्नमेंट को ये 100 करोड़ लोन लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, ठीक है। अब उधार भी गवर्नमेंट अलग अलग जगह से लेती है, राइट। गवर्नमेंट इसके लिए बोरिंग्स करेगी, दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि उसके पास और कोई तरीका बचा नहीं है, राइट। अब गवर्नमेंट बोरिंग्स कहाँ से करेगी? गवर्नमेंट बोरिंग्स करती है कमर्शियल बैंक्स से जाकर, राइट। कमर्शियल बैंक्स में पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, गवर्नमेंट बैंक्स जो है, या फिर RBI जो है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, सिक्योरिटीज़ होते हैं, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स जो होती हैं ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, एंड डेट्स एंड सिक्योरिटीज़ जो होती हैं ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, बॉन्ड्स एंड ऑल। तो बॉन्ड्स हो गए, ट्रेजरी बिल हो गए, ये सब इशू करता है RBI टू द कमर्शियल बैंक्स, एंड कमर्शियल बैंक्स इनको खरीदते हैं। इसके बदले कमर्शियल बैंक्स RBI को पैसा दे देते हैं, राइट, एंड RBI अल्टीमेटली हैंड्स ओवर इट टू द गवर्नमेंट। तो इस तरीके से हम लोगों का पैसा जो कि कमर्शियल बैंक्स में सेव्ड है, हमारी सेविंग्स जो कि कमर्शियल बैंक्स में है, वो गवर्नमेंट को एज अ लोन प्रोवाइड कर दी जाती है बैंक्स के थ्रू, और ये बैंक्स गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स को खरीद लेते हैं जिन पे कुछ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट उनको बाद में मिल जाता है। तो they are also investing, commercial banks are also investing, and we have already saved our deposits into the banks, and government is getting the loans from the commercial banks as well, and that money is actually being deposited by we people of India. सो पहला तरीका तो ये हुआ जहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन 100 करोड़ के लिए गवर्नमेंट बोरो कर सकती है कमर्शियल बैंक से थ्रू ट्रेजरी बिल इश्यूज एंड द अदर बॉन्ड्स एंड ऑल सिक्योरिटीज़ के इशू के द्वारा गवर्नमेंट इन 100 करोड़ की पूर्ति कर सकती है। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट क्या करेगी? दूसरी चीज़ गवर्नमेंट ये करती है कि लोन ना लेकर डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है अपनी किसी भी कंपनी का, मतलब वो, या फिर किसी भी सेगमेंट का वो डिसइन्वेस्ट कर देती है, बेच देती है टू द प्राइवेट एंटरप्राइजेस, प्राइवेटाइज कर देगी, और उसके बदले उसे वहाँ से पैसा मिल जाता है। कोई भी अपनी जो उन्हें लग रही है ये सिक यूनिट है, इसमें इन्वेस्टमेंट का और फ़ायदा भी नहीं है, वेस्ट है हमारे लिए, फ़ायदा भी नहीं ला रही है, लॉस होता है, उसको वो बेच सकती है, डिसइन्वेस्ट कर सकती है। तो वहाँ से मान लो 100 करोड़ मिल गया तो हो गया काम, राइट। डिसइन्वेस्टमेंट कर दो या फिर आप बोरिंग्स कर दो, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। या फिर आप बोरोइंग्स भी जो हैं, ये तो मैंने डोमेस्टिक बोरोइंग्स का एग्जांपल दिया कि आप विद इन द कंट्री बैंक से बोरो कर लेते हो। इसके अलावा वी कैन डू दी एक्सटर्नल बोरोइंग्स एज वेल। मान लो गवर्नमेंट ने IMF को अप्रोच किया एंड बोला हमें आपसे इतना करोड़ लोन चाहिए, 10 साल बाद हम आपको वापस कर देंगे। IMF उन्हें लोन दे देगा इंटरेस्ट रेट बता के, ठीक है। इस तरीके से इसको हम एक्सटर्नल डेट का नाम दे देते हैं। तो ये जो बोरिंग्स हैं ये भी दो तरीके की हो गई, एक डोमेस्टिक और एक एक्सटर्नल हो गई। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि इन 100 करोड़ को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट या तो बोरो कर सकती है, बोरिंग्स भी या तो गवर्नमेंट डोमेस्टिक करेगी या फिर गवर्नमेंट एक्सटर्नल एड पर चली जाती है, या फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, या फिर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट भी कर सकती है। एंड अगर डिसइन्वेस्टमेंट भी नहीं करती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट के पास एक थर्ड ऑप्शन बचता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इस पर आपके पेपर पे क्वेश्चन आते हैं, विच इज़ डेफिसिट फाइनेंसिंग। कि ये जो 100 करोड़ का डेफिसिट पड़ रहा है इसको फाइनेंसिंग कर ली जाए। इसकी डेफिसिट फाइनेंसिंग का सीधा सीधा मतलब है नए नोट छापना। डेफिसिट फाइनेंसिंग कर ली जाए मतलब प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी कर लिया जाए।
अब पेपर में ये बहुत बार आता है, व्हाट इज़ डेफिसिट फाइनेंसिंग, व्हाट इज़ इट्स नेगेटिव इफेक्ट्स एंड व्हाट इज़ इट पॉजिटिव इफेक्ट्स। सो डेफिसिट फाइनेंसिंग का बच्चा सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो जाता है, देखो पॉजिटिव तो ये हो जाएगा कि गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, गवर्नमेंट आराम से ये 100 करोड़ के उन्होंने नोट प्रोड्यूस कर लिया, गवर्नमेंट इसको आराम से मार्केट में लगा देगी, जितना उन्हें चाहिए था लगा दिया मार्केट में। अब गवर्नमेंट ने इसको मार्केट में लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होती है, मनी मल्टीप्लाई होगा। ये 100 करोड़ एक्चुअली में बैंक्स में जाकर लोगों के हाथ में जाकर मल्टीप्लाई होते 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 लोगों के हाथों में बहुत उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ जाएगी इस वक्त इस 100 करोड़ की वजह से। तो इससे क्या होगा कि अब लोगों के पास स्पेंडिंग पावर बढ़ जाएगी, दैट मीन्स वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, हो सकता है उसके इक्विवेलेंट कंट्री में वो प्रोडक्शन हो ही ना बाकी गुड्स की। तो ऐसे में क्या होगा कि कुछ गुड्स की प्रोडक्शन इतनी होगी नहीं, क्योंकि 100 करोड़ पता नहीं कहाँ लगाया गया है। हो सकता है ये 100 करोड़ आपने डिफेंस में लगाना हो, राइट। अब 100 करोड़ आपने डिफेंस में लगाना है तो वो तो अनप्रोडक्टिव है ना, लेकिन मनी इकोनॉमी में जा चुका है, तो ये इकोनॉमी में मनी गया हुआ 100 करोड़ लोगों की इनकम बन जाएगा, और ये एक डिमांड क्रिएट कर देगा इकोनॉमी में, और डिमांड के अगर इक्विवेलेंट प्रोड्यूस अवेलेबल नहीं हुआ मार्केट में तो इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो एक मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ योर deficit financing is inflation in the economy, or you can say it increases money supply in the economy, which ultimately leads to inflation in the economy। महंगाई आ जाती है इकोनॉमी में अगर आप और नोट प्रोड्यूस करके सर्कुलेट कर देते हो। तो गवर्नमेंट ऐसे में आरबीआई को यही कह रहा है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग के केस में टू प्रोड्यूस मोर करेंसी नोट्स। तो बच्चे मैंने आपको अब इस चैप्टर में ये बताया बहुत ही शॉर्ट में कि मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट 5 ईयर प्लानिंग के लिए, या कुछ भी जो भी गवर्नमेंट के प्लान्स होते हैं, बजट्स होता है, उसके लिए अपने खर्चे के लिए स्पॉन्सर करने के लिए वो जो फाइनेंसेस है वो कहाँ से आ रहे हैं, टैक्स से आता है, राइट। गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनीज हैं, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, टेलीकॉम एंड अदर गवर्नमेंट कंपनीज, वहाँ से जो पैसा आ रहा है वो गवर्नमेंट यूज़ करती है टू स्पॉन्सर इट्स प्रोजेक्ट्स। एंड अगर तब भी कुछ शॉर्टेज बच जाती है तो गवर्नमेंट फाइनेंसिंग करती है, लोन लेती है, बोरिंग्स करती है। बोरिंग्स भी डोमेस्टिक भी हो सकते हैं एंड एक्सटर्नल भी होते हैं। एंड डोमेस्टिक में बाय थ्रू द इशुएंस ऑफ ट्रेजरी बिल्स एंड ऑल। सो इस एंड देन देयर इज डेफिसिट फाइनेंसिंग जहाँ पे नए नोट प्रोड्यूस कर लिए जाते हैं। So that's I have given you a glimpse of what's going to be in this chapter. Now please you can read as well in the first page as I have written कि क्यों गवर्नमेंट को ये बोरिंग करनी पड़ जाती है to meet the deficit in the budget, as we have seen in our example there is 100 crore deficit in the budget, तो इसके लिए गवर्नमेंट को रिसोर्सेज चाहिए to meet some unforeseen contingencies like floods, famines and earthquake etc. कई बार क्या होता है, हो सकता है आपके बजट में डेफिसिट ना भी हो, लेकिन ऐसे एकदम से कोई अर्थक्वेक आ जाता है, फेमिन आ जाती है, इसके लिए भी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी राइट नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट कोरोना वायरस पेंडेमिक, और इसमें भी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से लोगों से लोन मांगा है, नॉट लोन, ये लोन नहीं था, बट हाँ गवर्नमेंट ने एक फाइनेंशियल एड मांगा, एक हेल्प मांगी है, जिसपे गवर्नमेंट इज़ नॉट ऑब्लाइज्ड टू पे बैक एनी इंटरेस्ट रेट, बट गवर्नमेंट ने इसे मांगा है। सो दैट्स ऑल्सो एन एग्जाम्पल वेयर गवर्नमेंट इज़ आस्किंग पीपल, और ये एक ऐसी एक कंटिजेंसी आई है विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड अर्लियर एंड इट केम सडनली। तो एक एड का इसे आप एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो, ये कोई लोन नहीं है, ये कोई बोरिंग नहीं है जिस पे आप इंटरेस्ट, इट्स अ बोरिंग जिस पे कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया जाने वाला है। देन टू फाइनेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एज आई हैव टोल्ड यू 5 ईयर प्लानिंग्स के लिए, एंड टू अंडरटेक वेलफेयर स्कीम्स, कोई भी वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट को लानी है, एंड टू कर्ब इन्फ्लेशन एंड टू फाइनेंस द पब्लिक सेक्टर। नाउ let me give you tell you the few questions which are being asked from this chapter, and ये सारे questions मैंने जो लिखे हैं ये 4th यूनिट से रिलेटेड लिखे हुए हैं, जो 4th यूनिट में आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सोर्सेज, और आप देखोगे कि ये सारे क्वेश्चंस में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे गए हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग दी 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, आज तक इंडिया में जितने भी 5 ईयर प्लान्स बने हैं उनको फाइनेंस करने के क्या क्या। Okay, I will be continuing with this discussion of these questions in the next video lecture.